एहलियो बेनो, ताजी ताजी सब्जी आ गई। प्रवीणा बेन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में आवाज दी। उन्होंने तुरंत अखबार सोफे पर रखा, दरवाजा खोला और बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर गेट पर पहुंची। लेकिन ये क्या, वहां तो कोई और सब्जी वाली थी। आओ बहन, ताजी सब्जियां लाई हूं, कहकर सब्जी बेचने वाली ने उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन प्रवीणा बेन ने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, और जोर से गेट बंद कर ऊपर चली गई। फिर से अखबार हाथ में लिया, लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा था। क्या हुआ होगा, आज चौथा दिन है, वो क्यों नहीं आई? उनके मन में विचार उमड़ने लगे। शायद किसी शादी ब्याह में गई होगी। नहीं, वो तो कभी जाती ही नहीं। अगर जाती भी है तो अपने घर वालों को भेज देती है। फिर क्या हुआ होगा अगर वो घर चली गई और अब नहीं आई तो? यह सोचकर प्रवीणा बेन को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से अखबार उठाया, लेकिन हर पन्ने में जैसे समझुड़ी ही नजर आ रही थी। समझुड़ी यानी प्रवीणा बेन की 10 साल पुरानी सब्जी वाली। रोज बंगले के गेट पर आकर आवाज लगाती, हाबा, ताजी सब्जी, और प्रवीणा बेन रेखड़ी के पास आ जाती। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती। समझुड़ी, तुम बहुत महंगी हो, दूसरी जगह सस्ती सब्जियां मिलती हैं, तुम्हारी सब्जियां बासी होती हैं। ये बैंगन देखो मुरझाए हुए हैं, टमाटर तो जैसे बुखार में तप रहे हैं, और तुम हमेशा मुझे ठगती हो। कुल कीमत से 10 रुपए कम देना उनकी आदत थी। वहीं समझुड़ी भी जवाब देने में पीछे नहीं रहती। वाह, आप बहुत कंजूस हो, हमारी गरीबी का ख्याल नहीं करते। हमारा घर इसी धंधे पर चलता है। आप तो 10 रुपए कम देती ही हो, ऊपर से अदरक, मिर्च और धनिया मुफ्त ले जाती हो। इतने बड़े बंगले में रहती हो, लेकिन दिल से बहुत छोटे हो। आज समझुड़ी 4 दिन से नहीं आई थी। जितना प्रवीणा बेन उसे भुलाने की कोशिश करती, उतना ही उनके मन में उसके ख्याल उमड़ते। उन्हें समझुड़ी के नाम का भूत लग गया था। आखिरकार उन्होंने अखबार रखा और बेटे श्यामल को फोन किया। श्यामल के पिता गोकुल भाई का 4 साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया था। लेकिन गोकुल भाई ने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे को इस कदर मजबूत बना दिया था कि श्यामल ने उसे संभालकर और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। बोलो मम्मी, श्यामल की आवाज आई। बेटा, तुम घर कब आओगे? मम्मी, 2 घंटे लग जाएंगे, 10 बजने वाले हैं, 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन बोलो, अगर जरूरी है तो जल्दी आ जाऊं। हाँ बेटा, थोड़ा काम है। फ्री हो तो जितना जल्दी आ सको आ जाओ। थोड़ी ही देर में श्यामल घर पहुंच गया। बोलो मम्मी, क्या काम है? बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हमें बाहर जाना है। मैं फ्रेश हूं मम्मी। बताओ कब चले? मां बेटा नई कार में निकल पड़े। रास्ते में प्रवीणा बेन ने कहा, बेटा आनंद नगर की तरफ चलो, वहां इलोरा टावर के पीछे एक झुग्गी है। कुछ पूछताछ के बाद आखिरकार समझुड़ी का घर मिल गया। वहां मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाली एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बाहर एक 10-12 साल की लड़की टूटी हुई चारपाई पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। बेटा, यह समझुड़ी सब्जी वाली का घर है। लड़की ने ऊपर देखा। कार देखकर वह थोड़ी खुश हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ बा, उसने कहा और पास आ गई। तुम समझुड़ी की बेटी हो? प्रवीणा बेन ने पूछा। उन्हें याद आया कि समझुड़ी ने एक बार अपनी 5वीं में पढ़ने वाली बेटी का जिक्र किया था। हाँ बा, लेकिन आप कौन? मैं बेटा तुम्हारी माँ की एक सहेली। समझुड़ी आज 4 दिन से नहीं आई, सब्जी के बिना परेशान कर दिया है उसने। प्रवीणा बेन ने हंसते हुए और थोड़ा गुस्से में कहा। लड़की थोड़ा डर गई, लेकिन प्रवीणा बेन का हंसता चेहरा देखकर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, बा, वो दवाखाने में है। दवाखाने? प्रवीणा बेन का दिल धक से रह गया। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अभी तो टमाटर जैसी लग रही थी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बेटा तुम्हारी माँ बीमार है। माँ बीमार नहीं है बा, पापा बीमार हैं। समझुड़ी के पति प्रेम जी सावेणी कपड़े सिलने और बेचने का काम करते थे, लेकिन उससे घर का गुजारा नहीं चलता था। इसलिए समझुड़ी ने सब्जी बेचने की रेखड़ी शुरू की थी। किस अस्पताल में है तुम्हारे पापा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद लड़की बोली, नवजीवन अस्पताल। ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो। कहते हुए प्रवीणा बेन ने उसे 20 रुपए दिए और गाड़ी में बैठकर श्यामल को निर्देश दिया कि गाड़ी अस्पताल की ओर ले चले। आगे स्टोरी सुनने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। इससे हमें ऐसी स्टोरीज बनाने की प्रेरणा मिलती है। अस्पताल में पूछताछ करके उन्होंने डॉक्टर से सारी जानकारी ली। पता चला कि प्रेम जी को फेफड़ों का कैंसर है, लेकिन यह शुरुआती अवस्था में है और ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक हो सकता है। हालांकि इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था और इसलिए परिवार दूसरी सस्ती जगह शिफ्ट करने की सोच रहा था। प्रवीणा बेन ने डॉक्टर से बात की और बेटे का कार्ड दिया। फिर ऊपर जाकर समझुड़ी के पास पहुंची। समझुड़ी अपने पति को दवा दे रही थी। प्रवीणा बेन को देखकर वह हैरान रह गई। बा, आप यहाँ? तू 4 दिन से बिना बताए गायब हो गई तो मैं क्या करती? कुछ तो बताना चाहिए था।
लेकिन अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बा सब अचानक हो गया, लेकिन आज ही उन्हें दूसरी जगह ले जाने वाले थे। बीच में बात काटते हुए प्रवीणाबेन बोली, कहीं नहीं ले जाना तुझे अपने पति को, यहीं इलाज होगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, लेकिन बा यहां का खर्चा बहुत ज्यादा है। देख समझुड़ी, मैं तुझे रोज 5-10 रुपए कम देती थी ना, समझ ले वो पैसे अब तुझे ब्याज समेत लौटा रही हूं। बस तू अपने पति का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। समझुड़ी कुछ कहने वाली थी कि प्रवीणाबेन ने फिर उसे टोक दिया, तुझे सिर्फ अपने पति की देखभाल करनी है, समझी ना। समझुड़ी ने सिर हिलाकर कहा, हां बा। प्रवीणाबेन ने श्यामल की ओर देखा। श्यामल ने तुरंत पर्स से 500 की 10 नोटें निकालकर प्रवीणाबेन को दी। प्रवीणाबेन ने वो पैसे समझुड़ी को देते हुए कहा, यह अस्पताल के छोटे मोटे खर्चों के लिए हैं, बाकी ऑपरेशन और दवाओं की चिंता मत कर। और ये मेरा नंबर ले ले, जरूरत हो तो मुझे फोन करना। थोड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी आदत पड़ गई है, अब ऐसे ही काम चलेगा। समझुड़ी सब कुछ बाघिनी की तरह ध्यान से सुन रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिसे वह रोज मां शक्ति मानकर पूजा करती थी, आज वही मां साक्षात शक्ति बनकर उसकी मदद के लिए आई थी। समझुड़ी, मैंने क्या कहा समझ गई ना? समझुड़ी ने बस इतना कहा, हां बा, और चुप हो गई। उसे तो यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। प्रवीणाबेन ने बात आगे बढ़ाई, और तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्च अब हम उठाएंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी। फिलहाल मैं चलती हूं। मां बेटा अस्पताल के बाहर आ गए। पीछे से दौड़ती हुई समझुड़ी उन्हें विदा करने के लिए दरवाजे तक आई। और हां, पिछली बार जब आई थी तब मेरे 15 रुपए तुझ पर बाकी रह गए थे, याद है ना समझुड़ी, भूलना मत। जब रेखड़ी लेकर आएगी तब पहले वो 15 रुपये लेना, फिर बाकी बात करेंगे। इतना सुनकर समझुड़ी अब होश में आई, हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हां मेरी बात दे दूंगी। समझुड़ी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी होकर मां बेटे को आश्चर्य से जाते हुए देखती रही। कार स्टार्ट करते ही श्यामल सोच में पड़ गया। पापा ने बहुत दान किया था, लेकिन मम्मी के दान के आगे कोई भी दान कुछ नहीं। वाह मेरी मम्मी, तुम्हारा बेटा होने पर मुझे गर्व है। कार की बगल की सीट पर बैठी प्रवीणाबेन मन ही मन बुदबुदाई, धोखाधड़ी की आदत तो गई ही नहीं समझुड़ी की। आखिर में अपना दुख बताए बिना भी हमें छल ही लिया। इधर समझुड़ी जाती हुई कार को गेट तक देखती रही।